मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज शिवानी एंड वेलकम टू अनंत करंट अफेयर्स। और आज के मेन आर्टिकल्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। नंबर वन इज फॉर क्रेडिट चैलेंजेस। आरबीआई की एक रिपोर्ट आई है, उसमें उन्होंने कुछ चैलेंजेस को हाईलाइट किया, उसको समझेंगे। उसके बाद फ्रेंडली नेबर्स मालदीव्स के बारे में एक आर्टिकल है, उसको समझेंगे इन द कॉन्टेक्स्ट में। फिर लिवरेजिंग वॉइस टेक्नोलॉजी टू कॉम्बैट साइबर फ्रॉड। साइबर फ्रॉड बहुत बढ़ रहे हैं, तो एक टेक्नोलॉजी के बारे में इस आर्टिकल को लिखा गया है जो हेल्पफुल हो सकती है इन फ्रॉड को कम करने में। देन द कर्नाटका महाराष्ट्र बॉर्डर नाउ, जो अभी डिस्प्यूट चल रहा है कर्नाटका महाराष्ट्र के बीच में, वो क्या है और बेसिक रिक्वायरमेंट, बेसिक बैकग्राउंड क्या है उस केस का समझेंगे। व्हाट इज द वीडियोकॉन चंदा कोचर केस, इसके लिए मैंने सेपरेट आर्टिकल बनाया, मैं शेयर कर दूंगी आपके साथ, पर फिर भी समझते हैं कि ये केस क्या है हिंदू के पर्सपेक्टिव से। तो सारे आर्टिकल्स हिंदू से हैं और इसको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले जो हमारा आर्टिकल मैं शुरू करूंगी दैट इज अबाउट द क्रेडिट चैलेंजेस, आरबीआई की जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से। ठीक है, तो ऑलराइट, मैंने जो जो पॉइंट्स डिस्कस करने हैं उनको हाईलाइट कर दिया है। क्रेडिट चैलेंजेस में एक रिपोर्ट है आरबीआई की, आरबीआई रिपोर्ट ऑन, तो पहले इसको समझते हैं। क्रेडिट फ्लो एंड ऑल राउंड कैपिटल स्पेंडिंग मस्ट स्टे सपोर्टिव। सो क्रेडिट फ्लो का मतलब जो लोन, जो उधार बोरोवर्स को दिया जाता है उसकी बात हो रही है, और एंड ऑल राउंड कैपिटल स्पेंडिंग, और जो कैपिटल बनती है किससे, जो हमारे पास पैसा लोग जमा करते हैं उससे जो कैपिटल बनती है, मस्ट स्टे सपोर्टिव, वो एक सपोर्टिव रोल में होनी चाहिए, मतलब बैलेंसिंग इफेक्ट होना चाहिए। आरबीआई's रिपोर्ट ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया, ये रिपोर्ट आप समझ लीजिए, सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट को समझना चाहिए कि आरबीआई कौन कौन सी रिपोर्ट पब्लिश करता है, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, और उसके आसपास ही मेंस में क्वेश्चन क्रिएट होते हैं। सो द आरबीआई's रिपोर्ट ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया paints a picture of credit growth having rebounded smartly। जिस रिपोर्ट के हिसाब से उन्होंने जो पिक्चर निकल के आई है क्रेडिट की, या लोन आप कह सकते हैं, वो बहुत अच्छी तरीके से स्मार्टली रिबाउंड वापस आई है हमारे सामने। विद द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ इंडियन कमर्शियल बैंक शोइंग डबल डिजिट एक्सपेंशन आफ्टर अ 7-year गैप, और जो उनकी जो कंसोलिडेटेड का मतलब होता है समअप की हुई, लास्ट के आखिर में सारे चेंजेस करने के बाद जो बैलेंस शीट होती है उसे कहते हैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। उसमें जो नंबर्स आए हैं वो डबल डिजिट में आए हैं, जो एक तरीके की पॉजिटिव इफेक्ट है, एक तरीके का एक्सपेंशन है बैंकिंग सेक्टर के लिए। While at first flush this would be a reason for cheer, its growth came on the back of pandemic hit year। और ये तब की बातें कर रहे हैं कि जो खुश होने वाली बात है, ये तब हुआ जब पैंडेमिक ने हमको हिट किया था, उस साल की बात है। When economic activity including demand for loans was depressed, जबकि जो लोन की जो रिक्वायरमेंट थी वो बहुत कम थी, डिप्रेस थी। However, credit momentum seems to be sustaining in the current fiscal year too। लेकिन अब इस रिपोर्ट के हिसाब से आरबीआई कह रहा है कि जैसा कि ग्रोथ हमने, जो भी बैलेंस शीट हमने देखी पेंडेमिक एरा में, जो अभी देख रहे हैं, उसके हिसाब से जो हमारा करंट फिस्कल ईयर है वो भी वैसे ही उसी ग्रोथ के आसपास रहने वाला है, ऐसा वो कह रहे हैं। फिस्कल ईयर का आप ऐसे मानिए, फिस्कल ईयर मतलब जिस साल की में ट्रांजैक्शन हो रहा है, बैंकिंग लैंग्वेज में उसको फिस्कल ईयर कहते हैं। वैसे तो प्रीवियस ईयर टैक्सेशन की लैंग्वेज में प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, बहुत सारे टर्म है, पर फिस्कल को ऐसे मानिए जिस साल ट्रांजैक्शन हो रहा है उसकी बात हो रही है। विद लोन ग्रोथ लॉगिंग अ डिकेड हाई इन द फर्स्ट हाफ, जिसमें से जो लोन ग्रोथ है, लोन का मतलब आप ऐसे समझिए बैंकिंग का जो बिजनेस है वो किस तरह से है। एक तो सबसे बड़ी चीज है कि हम बैंक लोन देते हैं और उसके बदले में डिपॉजिट लेते हैं, राइट, या उसके बदले में नहीं, डिपॉजिट लेते हैं। ठीक है, दो ही एक ट्रांजैक्शन ए एंड बी। लोन की डिमांड बढ़ी और डिपॉजिट कम हुआ, ये बैलेंस नहीं है। तो वो कहना क्या चाह रहे हैं कि when economic activity including demand for loans were depressed, however credit momentum seems to be sustaining in the current fiscal year। लेकिन जो क्रेडिट को लेने वाला मोमेंटम है, वो जो टाइमलाइन है, जब लोन ज्यादा लोग चाहते हैं, मांगते हैं, तो वो इस साल भी रह सकता है। विथ लोन की मांग बढ़ेगी, लॉगिंग अ डिकेड हाई इन द फर्स्ट हाफ and in fortnight to December 2nd credit expended 17.5। क्रेडिट का मतलब उधारी फ्रॉम अ ईयर अर्लियर। ठीक है, जो क्रेडिट, जो उधार देने का जो कैपेसिटी है वो पिछले कंपैरिजन में बढ़ी है, जिसका परसेंटेज बता रहे हैं 17.5। ठीक है, नाउ स्टिल डिसअपॉइंटिंगली डिपॉजिट ग्रोथ, ये इसका इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है समझने वाला, कि स्टिल डिसअपॉइंटिंगली डिपॉजिट ग्रोथ लैग्ड बिहाइंड। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि लोन की डिमांड तो ऊपर गई, बढ़ रही है, लेकिन डिपॉजिट कम हो रहा है। ठीक है, ये बिजनेस ठीक नहीं है, क्योंकि अगर आप लोन ही देते रहेंगे और डिपॉजिट नहीं होगा तो आप अपनी बैलेंस, तो हम लोग तो बैंकिंग बैलेंस कैसे करेगी।
किस एक्चुअली बैंक करता क्या है, जो हम डिपॉजिट करते हैं वही लोन में देता है, हम सबको पता है। तो अगर डिपॉजिट कम होता रहेगा तो लोन आप देंगे कैसे? अगर उसकी डिमांड बढ़ भी रही है तो उसका फायदा क्या होगा, वो इसलिए कह रहे हैं। इंक्रीजिंगली बाय, तो ग्रोथ पीछे रह गई, इंक्रीजिंग बाय 9.9% इन द पीरियड। तो देखिए 17.5% तो क्रेडिट बढ़ रहा है, लोग मांग रहे हैं ज्यादा कि बिजनेस शुरू करना है या बिजनेस एक्सपेंशन में ग्रोथ के लिए लोन मांगना अच्छी बात है, लेकिन डिपॉजिट होना भी जरूरी है। विद रिटेल इन्फ्लेशन, और ये क्यों हो रहा है? रिटेल इन्फ्लेशन महंगाई के बढ़ते एंड कंसर्न्स अबाउट प्राइस स्टेबिलिटी। प्राइस का मतलब जो प्राइस स्टेबिलिटी, जो मांग है उसकी प्राइस में फ्लक्चुएशन है। जो प्रोडक्ट 100 रुपए का बिकता है वो इन्फ्लेशन के चलते 120 रुपए का बिक रहा है और ये स्टेबल भी नहीं है, कभी वो 135 हो जाता है, कभी फिर से 115 हो जाता है। तो प्राइस स्टेबिलिटी भी नहीं है। डिमांड और सरप्लस जैसे हम इकोनॉमिक्स में समझते हैं, उसी की बात हो रही है। तो इन्फ्लेशन, रिटेल इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, कंसर्न्स अबाउट प्राइस स्टेबिलिटी, एरोडिंग सेवर्स रियल रिटर्न्स एज वेल एज कॉन्फिडेंस टू सेव, और जिसकी वजह से उनको रियल रिटर्न्स के चलते उनका कॉन्फिडेंस कम होता है सेव करने के लिए। कितना भी अच्छा बैंक इंटरेस्ट दे ले, लेकिन जब उनके पास इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ती घटती रहती है तो उनका कॉन्फिडेंस नहीं बिल्डअप होता कि हम इसको सेव करें या अपने आने वाले टाइम के लिए इसको रखें। Banks have found themselves needing to redouble efforts to shore up deposit to help fund credit। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? बैंकों को अपने एफर्ट बढ़ाने पड़ते हैं ताकि उनके पास लोग डिपॉजिट करें। जब डिपॉजिट करेंगे तभी तो वो लोन दे पाएंगे। Lenders would want to avoid finding themselves relatively short of lower cost capital to lend, especially when economy is facing the headwind of a global slowdown। और एक समस्या और भी है कि जो लेंडर्स का मतलब होता है बैंकर्स, वुड वांट टू अवॉइड फाइंडिंग देमसेल्फ, वो अवॉइड करना चाहते हैं रिलेटिवली शॉर्ट ऑफ लोअर कॉस्ट कैपिटल। लोअर कॉस्ट का मतलब होता है जिसमें कम ज्यादा एफर्ट लगे, देने का परसेंटेज ज्यादा हो और उनका जो जो उनका पैसा मिलना है, कॉस्ट निकलनी है, वो कम हो। कॉस्ट कैसे निकलेगी? आपने 10 लाख का लोन दिया और उसका रीपेमेंट आपने दिया 3 साल का, या सपोज करिए 5 साल का। इन 5 सालों में इंसान लोन पे ही नहीं कर पाया, रीपे नहीं कर पाया, तो उससे क्या हुआ? जो आपका कॉस्ट है वो कम हो गया, आपको प्रिंसिपल भी नहीं मिला, इंटरेस्ट भी नहीं मिला, तो आपको जो बैंकिंग बिजनेस है उसमें कोई फायदा नहीं हुआ, उसकी बात हो रही है। तो वो अवॉइड करना चाहते हैं क्या? लोअर कॉस्ट कैपिटल टू लेंड, उधार देने से। स्पेशली व्हेन द इकोनॉमी, हमारा जो सिचुएशन है वो कैसी है? बहुत ज्यादा परेशान करने वाली, हेडविंड्स, झोंके, मतलब हमको इंटरनेशनल इकोनॉमी में कुछ भी हो सकता है। अभी डिप्रेशन की बात हो रही है कि मंदी आ रही है, मंदी आ सकती है, उसकी बात हो रही है। नाउ विद द क्विकनिंग ऑफ क्रेडिट ग्रोथ, आरबीआई ऑल्सो अर्ज्ड बैंक्स टू गार्ड अगेंस्ट लोन स्लिपेजेस। और बैंक को ये भी देखना है कि वो किसको लोन दे रहे हैं, उसमें क्या स्लिपेजेस है, मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है। विद द क्विकनिंग क्रेडिट ग्रोथ का मतलब होता है उनका लोन का परसेंटेज डिमांड बढ़ रही है। बैंक बैलेंस शीट्स हैव बिकम हेल्दियर ओवर द, लेकिन एक अच्छी बात ये है कि बैंक ने आईबीसी, मतलब इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, आईबीसी के चलते उन्होंने रिकवरी अच्छी की है। और आईबीसी पे एक आर्टिकल भी पहले आया था कि अब बैंक्स को काफी राइट्स मिल गए हैं कि वो अपनी बैलेंस शीट को बराबर कर सकते हैं, कुछ स्ट्रेस लोन को हटा सकते हैं। अभी एक अपडेट, बहुत बड़ा अपडेट आया था, तो उसके चलते उन्होंने अपना लोन रिकवरी को काफी अच्छा किया है, राइट ऑफ कर सकते हैं अपने बैलेंस शीट को, बहुत सारे राइट्स आरबीआई ने दे दिए हैं बैंक्स को। द बैंक कॉशन इज सैलिटरी। इसके बाद हम समझने वाली बात यह है जिससे उनका एनपीए जो है वो कम हुआ है, डिक्लाइन फ्रॉम पीक इन 2017-18 से जो उनका एनपीए था वो काफी कम हुआ है। कैसे? आईबीसी की रिकवरी से। उन्होंने जो क्रेडिट अप्रेजल करते हैं लोगों का, इसमें टर्म यूज हुए क्रेडिट अप्रेजल। अप्रेजल का मतलब होता है ये चेक करना कि जिसको आप लोन दे रहे हैं वो लेने लायक है या नहीं है, उसे कहते हैं क्रेडिट अप्रेजल, एक टर्म है ये। और एनपीए कम होने से क्या हुआ? जो उनका केपेक्स है वो भी सुधर गया। केपेक्स क्या होता है? केपेक्स का मतलब जो आपके पास फंड्स हैं, फंड कैपिटल। केपेक्स का मतलब जो फंड्स हैं उससे आप अपनी प्रॉपर्टी को स्टैब्लिश कर सकते हो, नई प्रॉपर्टी ले सकते हो, उसे कहते हैं केपेक्स। तो जैसे लोगों ने जब आपकी क्रेडिट अप्रेजल सही होगा, लोग अच्छे से लोन लेके रीपे कर पाएंगे, तो आपका केपेक्स अपने आप ठीक हो जाएगा। क्योंकि यही तो बिजनेस है, लोन दिया, डिपॉजिट आया, या फिर लोन रीपे हो गया टाइम से, तो पैसा आपके पास वापस आ गया, जिससे आपका केपेक्स सुधरा हुआ है। लेकिन जो सिचुएशन है वो अच्छी तो हुई है पर उतनी अच्छी नहीं है, तो वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वो प्राइवेट सेक्टर्स को अपना केपेक्स सुधारने का टाइम दें। क्योंकि उन्होंने लिखा कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैड नोटेड दिस मंथ द प्राइवेट केपेक्स हैड टच्ड 3 लाख करोड़। उनका जो केपेक्स है प्राइवेट बैंक्स का वो 3 लाख करोड़ हो गया है। और ही
Worryingly, he had also hinted the government capex need not continue to maintain the pace so as to allow private players the space to borrow and invest. क्योंकि गवर्नमेंट बैंक्स का एनपीए बहुत ज्यादा खराब है कंपैरिजन टू प्राइवेट बैंक्स। तो वो कह रहे हैं इस रिपोर्ट के हिसाब से कि गवर्नमेंट बैंक को ज्यादा स्पेस अप करने की जरूरत नहीं है। प्राइवेट प्लेयर्स जब उनका केपेक्स इतना हाई है और वो मेंटेन भी कर पा रहे हैं केपेक्स अपना, उनके पास पैसा है प्रॉपर्टी बनाने के लिए, उनके पास पैसा है लोन देने के लिए, तो गवर्नमेंट बैंक्स को पीछे हो जाना चाहिए और प्राइवेट बैंक प्लेयर्स को आगे आना चाहिए बोरो और इन्वेस्ट करने के लिए। However, even given the constraints of physical discipline, the government should keep the tempo up on capex as it may take a while for private capex growth to find consistency. तो capex यहाँ पे हम सभी सिविल एस्पिरेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट टर्म है capex। capex क्या होता है, इसकी डेफिनेशन आपको आराम से मिल जाएगी, डिटेल में आप उसको लिख लीजिए, इससे क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है। और जो ये रिपोर्ट आई है इससे हमें क्या इफेक्ट मिला, हमारे आरबीआई में क्या इफेक्ट आया हुआ है, और क्रेडिट अप्रेजल क्या चीज होती है। क्रेडिट अप्रेजल मैं आपको फिर से बता दूं कि अप्रेजल का मतलब होता है कि जिसको लोन दे रही है बैंक, उसकी क्या कैपेसिटी है उसको रीपे करने की, उसकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी क्या है, उसकी रेटिंग्स क्या है, वो पे कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये इंडिविजुअल से लेकर कंपनी तक होता है। तो ये इस आर्टिकल में बताया गया कि हमारी जो सिचुएशन है वो बेटर है, पहले से अच्छा क्रेडिट ग्रोथ बढ़ रही है, लेकिन हमारा जो हमारा जो डिपॉजिट है वो नहीं सुधर रहा। साथ साथ एनपीए बेटर हुआ है पर फिर भी जो इंटरनेशनल हेडविंड्स है वो हमको डिस्टर्ब कर सकती हैं, इसलिए हमको सजग रहना है, एक्टिव रहना है। हमने आईबीसी कोड ला करके हमारी रिकवरी बेटर हुई है, एनपीए बेटर हुआ है, लेकिन फिर भी हमारा केपेक्स नहीं उतना बढ़िया है और केपेक्स प्राइवेट प्लेयर्स का अच्छा है, तो हमें पीछे से बैठ के गेम देखना चाहिए और प्राइवेट प्लेयर्स को बोरो सपोर्ट में रहना चाहिए, लेकिन फिर भी हमको अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी चाहिए। पॉलिसी मेकर्स मस्ट इंश्योर क्रेडिट फ्लो एंड ऑल राउंड कैपिटल स्पेंडिंग स्टे सपोर्टिव। वही जो पहली वाली बात कि सपोर्टिव होना चाहिए, बैलेंसिंग होनी चाहिए कि जितना हम लोन दे उतना हमारे पास डिमांड भी आना चाहिए, हमारे पास डिपॉजिट भी आना चाहिए। ठीक है, इस आर्टिकल में बोला। हम नेक्स्ट आर्टिकल में चलते हैं जिसमें लिखा है कि मालदीव से हमें जो सिचुएशन, हमारी जो पोजीशन है इंडिया की, उसको बहुत बहुत अच्छे तरीके से सोच समझ के बिहेव करना चाहिए, क्योंकि जो अभी प्रेसिडेंट अब्दुल्ला यामीन है उनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगे हैं, जिसकी वजह से उनको 11 साल का प्रिजन और 5 मिलियन का उनको पेनल्टी इम्पोज हुई है। और उसके चार्जेस क्या थे, करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के। जबकि जो उनके साथ हुआ वो पहले भी हो चुका है एक प्रेसिडेंट के साथ, और जिसमें उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, तो उनके साथ दोबारा वही चीज हुई है जो पहले हो चुकी है। द मालदीव्स कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्वालीफाई एनी, अभी इसके साथ साथ इंपॉर्टेंटली समझने वाली बात यह है कि मालदीव्स कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्वालीफाइज एनी कैंडिडेट कन्विक्टेड ऑफ क्रिमिनल चार्जेस एंड सेंटेंस टू अ टर्म ऑफ मोर देन अ ईयर अनलेस दे आर लेटर acquitted or a 3-year period has elapsed since their release। तो ये जो रूल है इसके चलते उनको वही चीज फेस करनी पड़ी जो पहले उनके पुराने प्रेसिडेंट के साथ हो चुकी है। Now, in the sense, history has now come full circle of Mr. Yamin as he had pursued cases against his predecessor Mohammad Nasheed and ensure that he would step down in favor of his party colleague Ibu Soli ahead of the last election। ठीक है, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली हमारे लिए क्या है कि मालदीव का जो कॉन्स्टिट्यूशन का डिस्क्वालीफाई करता है उस कैंडिडेट को जो किसी क्रिमिनल चार्ज में कन्विक्ट हो और एंड सेंटेंस टू अ टर्म ऑफ मोर देन अ ईयर, जिसका सेंटेंस मिलता है 1 साल से ज्यादा क्या उसको सेंटेंस मिलता है, अनलेस दे आर लेटर एक्विटेड, जो बाद में छोड़ दिए जाए, और a 3-year period has elapsed since their release। ठीक है, ये वहां का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है किसी क्रिमिनल चार्ज में, और वहां के तो प्रेसिडेंट्स ही इन्वॉल्व है। तो समझने वाली बात क्या है कि जो हुआ दोबारा से हो गया। अब मिस्टर यामीन हैज हैड अ रफ रिलेशनशिप विद इंडिया। पॉइंट समझने वाला ये है कि हमारे जो इंटरनेशनल अफेयर्स के क्वेश्चन आते हैं कि मालदीव से हमारा रोल क्या है, वो है ये कि जो मिस्टर यामीन है उनका इंडिया से काफी रफ रिलेशनशिप है। उन्होंने ड्यूरिंग हिज प्रेसिडेंशियल टर्म आफ्टर ही डिक्लेयर इमरजेंसी डिक्लेयर की थी उसमें पूरे आइलैंड पे। उसके बाद से एज अपोजिशन लीडर ही हैज स्पेयरहेडेड द इंडिया आउट कैंपेन। उन्होंने इंडिया आउट कैंपेन चलाया जिससे उन्होंने इंडिया से अपने रिलेशनशिप काफी रफ कर लिए एंड हैज बीन अनरिपेंटेंट डिस्पाइट द लेटेस्ट वर्डिक्ट ट्राइंग टू लिंक हिज इनकार्सरेशन टू प्रेशर फ्रॉम इंडिया। और वो अपने इंडिया से बिल्कुल डिटैच होना चाहते हैं, उनसे इंडिया से कोई प्रेशर लेना नहीं चाहते। ठीक है, एज पर देयर पार्टी पॉलिटिक्स।
ना हमारे लिए समझने वाली बात यह है कि इन एडिशन क्लोज टाइज एंड हाई लेवल मिलिट्री एक्सचेंजेस इन 2018, और हमें ये देखना है कि इंडिया का रोल मालदीव्स को लेकर के इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि इंडियाज इंफ्रास्ट्रक्चर, यहां से पढ़ते हैं, या गिवन द इन मिसल relationship as far as given the inimical relationship as well as Mr. Yamin's past close link with the China, there may be some relief in South Bloc over the possibility of Mr. Yamin's disqualification. क्योंकि उनके रिलेशनशिप रफ थे तो साउथ ब्लॉक को थोड़ा आराम मिला होगा, ये पॉलिटिकल चीज है. However, the government needs the treat carefully when it comes to the domestic politics ruling its close maritime neighbor. India's infrastructure यहाँ से important है. India's infrastructure add credit lines, loans and commissioning of various projects like Greater Male Connectivity Project, Hanimadu Airport, Hal Humale Cricket Stadium, Galhi Falu Port have meant high visibility. ये कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसमें इंडिया का इंटरेस्ट है और इंडिया ने उनको हेल्प किया है. In addition, close ties and high level military exchanges since 2018 have raised speculation that India is eyeing a base. और 2018 की जो मिलिट्री एक्सचेंजेस थे उससे ये लगा कि इंडिया वहां पे अपना बेस बनाना चाहता है, जैसे चाइना करता रहता है. तो उसके चलते भी वहां पे इंडिया सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहा. लेकिन इंडिया आउट कैंपेन कम नहीं हुआ मिस्टर यामीन का, जिससे हमको एक्टिव रहना चाहिए. उनको जो हम एड दे रहे हैं उसके बारे में सजग रहना चाहिए. और चाइना का जो एंगल है मालदीव्स को लेकर के, वहां के पोर्ट बनाना और एक पल्स स्ट्रिंग बनाना, जैसे पहले क्वेश्चन आईएएस में आया भी है पल्स स्ट्रिंग को लेकर के, तो उसके लिए हमें एक्टिव रहना चाहिए. न्यू दिल्ली मस्ट एक्टिवली प्रोजेक्ट द इमेज ऑफ अ फ्रेंडली एंड हेल्पफुल नेबर विदाउट एक्सप्लिसिटली सीकिंग टू स्वे नेक्स्ट ईयर्स इलेक्शन इन एनी डायरेक्शन. और स्वे का मतलब झूमना, इधर उधर होना. तो जो नेक्स्ट ईयर के इलेक्शंस हैं उसमें हमें उसके लिए हमको एक्टिव रहना चाहिए, सो दैट कि हमारा जो इमेज है वो फ्रेंडली और हेल्पफुल जो इमेज इंडिया की रही है अभी तक वो बनी रहे. पर फिर भी हमको कीन रहना चाहिए कि वहां क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं. हमको जो इंडिया आउट कैंपेन चला मिस्टर यामीन के द्वारा, उसके बारे में, उससे हमें क्या चीजें सीखनी चाहिए वो इस आर्टिकल में है. बट हमें जो प्रिपरेशन के एस्पेक्ट से हमें सिर्फ इन जो पॉलिटिकल चीजों में नहीं जाना है. जो ये चीजें मेंशन है, जो प्रोजेक्ट अभी तक इंडिया ने सपोर्ट किए हैं, इनको आप एक जगह नोट कर सकते हैं और इंडिया मालदीव्स इंटरनेशनल रिलेशनशिप में लिख सकते हैं. इवन देन इंडियन मैप में भी आप देख सकते हैं कि वो कहाँ पे है, कौन से पोर्ट की बात हो रही है. जैसे हनीमडाओ जो एयरपोर्ट है उसको आप ले सकते हैं. इवन देन अभी बीच में राम सेतु के लिए भी कोई न्यूज चल रही थी, तो राम सेतु के लिए भी आप उसको देख सकते हैं कि उनका रोल क्या है और हिस्टोरिकल एस्पेक्ट से क्या है, और प्लस इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के आसपास से क्या है. पर्स सीएन का बात अभी ऑलरेडी हो चुकी है, पहले आर्टिकल आया है वो आसपास को लेके इंटरनेशनल अफेयर्स पे, पर्स सीएन क्या होता है. तो ये चीजें चलती रहती हैं. तो बस इस आर्टिकल से आपको सिर्फ इतना पैराग्राफ समझने की बात है. नाउ आगे चलते हैं. जो थर्ड आर्टिकल हमारा है वो साइबर फ्रॉड को लेकर है, और साइबर फ्रॉड बढ़ रहा है, जिसका नंबर्स भी बढ़ रहे हैं. तो उसमें एस्टिमेटेड 100 करोड़ अ डे ओवर द लास्ट 7 years इन्होंने डेटा दिया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, कि इतना हर दिन तो फ्रॉड हो ही रहा है लास्ट 7 दिनों में. एक बहुत बड़ा अमाउंट है. द फ्रॉड्स रिपोर्टेड 21-22 वर 23.69 हायर देन इन द प्रीवियस ईयर. 9,103 केसेस रिपोर्टेड कंपेयर टू 7,359 in 2021. आरबीआई ने कहा भी है कि जैसे जैसे डिजिटल पेमेंट्स का एक्सपोजर बढ़ रहा है वैसे वैसे खतरे बढ़ रहे हैं, और खतरे क्या है, वो यही है, फ्रॉड. तो इसको ओवरकम करने के लिए, अच्छा, द मेन रीजंस फॉर द राइज इन फ्रॉड इंक्लूड ग्रेटर यूज ऑफ डिजिटल पेमेंट्स, टेलीफोन बैंकिंग एंड ऑनलाइन बैंकिंग services. Growing fraud also means rising losses for financial institutions and increasing cases for law enforcement to solve. ये क्वेश्चन है कि फ्रॉड सिर्फ एक व्यक्ति का फ्रॉड नहीं होता है, उससे जुड़े हुए इंस्टीट्यूशंस का भी फ्रॉड है, लॉ एनफोर्समेंट मशीनरी का भी फ्रॉड के साथ भी फ्रॉड है, क्योंकि उनको भी इन केसेस को रिजॉल्व करने के लिए स्टेप लेने पड़ते हैं. तो इसलिए जरूरी है. तो मेंस के एस्पेक्ट से ये क्वेश्चन हो गया. अच्छा, ये प्री के एस्पेक्ट से ये इंफॉर्मेशन आपके लिए है कि इन्होंने, जो राइटर है, उन्होंने बताया कि एक टेक्नोलॉजी है वॉइस टेक्नोलॉजी, उसको हम अडॉप्ट कर सकते हैं इन फ्रॉड को कम करने के लिए. अब वॉइस टेक्नोलॉजी तो हम समझते हैं विच इनकम्पासेस वॉइस बायोमेट्रिक्स और वॉइस स्पीच रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी, जिससे आप आवाज जो बोले उससे आपको रिकॉग्नाइज किया जा सकता है पेमेंट्स के लिए. फॉर एग्जांपल, जैसे डिजिटल सिग्नेचर होता है, आपने उसको सेव कर दिया, तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप पेमेंट करेंगे, अगर सिग्नेचर की जरूरत है तो आपका सिग्नेचर वहां मान्य होगा. लेकिन इस केस में क्या है
कि अगर आपने वॉइस रिकॉर्ड कर दी तो बिना आपके वॉइस के रिकॉग्निशन के पेमेंट नहीं होगी। एज इमर्जिंग टेक्नोलॉजी An emerging technology, it uses the unique characteristics of a person's voice as identification. ठीक है, आवाज आपका आइडेंटिफिकेशन होगा। The technology creates a digital voice print and compares it to a caller's voice. ठीक है, ये तो सब चीजें समझ गए। इसकी कुछ कमियां भी बताई हैं उन्होंने, जैसे कि हम इस वीटी शॉर्ट फॉर्म है, और एचएसबीसी से पहला बैंक था जिसने इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया था, और उन्होंने फ्रॉड केसेस को 50% से ऊपर तक कम कर लिया है। एचएसबीसी का फुल फॉर्म है हांगकांग शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन। तो अब इसी कुछ कमियां भी बता रहे हैं राइटर की कमियां क्या है, कि इसमें पहली बात तो कि एरर रेट बहुत कम है, पर फिर भी टेक्नोलॉजी इज सेंसिटिव इनफ टू डिटेक्ट इफ समवन इज इम्पर्सनेटिंग द यूजर और प्लेइंग और रिकॉर्डिंग। तो इस जो ये टेक्नोलॉजी है वो ये भी पंच कर लेता है कि कोई बंदा कॉपी कर रहा है किसी की, और या रिकॉर्डिंग प्ले हो रही है आइडेंटिफिकेशन के लिए। इट कैन आइडेंटिफाई इवन इफ द यूजर हैज अ कोल्ड और अ सोर थ्रोट। अगर उसका गला खराब है तो भी वो ये टेक्नोलॉजी उसको पंच कर लेती है। इतनी ज्यादा हाई फाई टेक्नोलॉजी है, तो इसको अडॉप्ट किया जा सकता है। पर फिर भी इन्होंने लिखा कि ऑन द डाउन साइड द टेक्नोलॉजी मे नॉट बी 100% फुल प्रूफ। 100% तो कुछ भी फुल प्रूफ नहीं होता। मे गिव फॉल्स पॉजिटिव्स एंड हैज एन एक्यूरेसी बिटवीन 90% to 99%, but some recent systems which come with voice analytics of gender and age identification claim 100% verification accuracy। मतलब फिर भी डेटा काफी बेटर है, और 100% एक्यूरेसी नहीं है, पर डेटा बेटर है। क्वेश्चन क्या है कि टेक्नोलॉजीज में GS3 में इस क्वेश्चन को क्रिएट किया जा सकता है मेंस के पर्पज से भी, कि वीटी कैसे हेल्पफुल है फाइनेंशियल फ्रॉड को रोकने के लिए, आरबीआई की गाइडलाइंस के अंडर चलती है। प्री में पूछा जा सकता है कि वीटी का फुल फॉर्म क्या है, इसके स्पेसिफिकेशंस क्या है। सो यू कैन यूज दिस आर्टिकल फॉर योर प्रिपरेशन। अब आगे चलते हैं, जो आज का सबसे वन ऑफ द हॉट केक्स है, जिसमें कर्नाटका महाराष्ट्र बॉर्डर का जो 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 आपस में लड़ाई चल रही है, जो डिस्प्यूट चल रहा है, उसके बारे में है। सबसे पहले समझते हैं कि डिस्प्यूट है क्या, उसके बाद मेजर पॉइंट हमारे लिए क्या है सिविल एस्पिरेंट के लिए, और अगर हम उसको तैयारी के एस्पेक्ट से देख रहे हैं तो कितना हेल्पफुल है। तो स्टोरी क्या है, द बॉर्डर टाउन ऑफ बेलागावी हैज बीन, तो बेलागावी को अंडरलाइन कर लेते हैं, इसको मैप कर लीजिए कहां पर है। द बॉर्डर टाउन ऑफ बेलागावी हैज बीन अ पार्ट ऑफ कर्नाटका सिंस बाउंड्रीज वर डिमार्केटेड अलोंग लिंग्विस्टिक लाइंस अंडर द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। तो सबसे पहली बात यह है कि भाषाई आधार पे इस स्टेट्स का बंटवारा एक मुद्दा है। ठीक है, भाषाई आधार पर ये क्वेश्चन मेंस में पूछा गया है। ठीक है, ये दोबारा आ गया है, तो आपको उसको प्रिपेयर करना पड़ेगा कि भाषाई आधार पर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 क्या कहता है। अब आते हैं सवाल पे कि बॉर्डर टाउन ऑफ बेलागावी हैज बीन अ पार्ट ऑफ कर्नाटका, कर्नाटका का पार्ट रहा है सिंस बाउंड्रीज वर डिमार्केटेड, भाषाई आधार पर जब बाउंड्रीज बनाई गई, कब, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के द्वारा, 1956 एक्ट के द्वारा बनाई गई, तो बेलागावी उसी का हिस्सा था। बट द इंटरस्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट बिटवीन कर्नाटका एंड महाराष्ट्र इरप्ट्स एवरी नाउ एंड देन, पर फिर भी इसको लेकर के बराबर झगड़े होते रहते हैं, डिस्प्यूट होते रहते हैं। क्यों झगड़े क्यों होते हैं? The decades-old dispute flared up again in 2022 when the Karnataka Chief Minister Mr. Bommai said the Karnataka government was considering laying claim on Jat Taluk in Maharashtra. पर अब पंगा जो डिस्प्यूट इस टाइम पे जो क्रिएट हुआ, जो पंगा क्रिएट अभी हुआ है, वो इसलिए क्रिएट हो रहा है क्योंकि मिस्टर बोमाई जो चीफ मिनिस्टर है कर्नाटका के, उन्होंने जाट तालुक को लेकर के जो महाराष्ट्र का पार्ट है उसको क्लेम करना चालू कर दिया है। इसका रीजन ये था कि जाट तालुक, बहुत समय अभी इसका डेटा बीच में आएगा, जाट तालुक के जो लोग थे उन्होंने एक समय एक रेजोल्यूशन पास किया वहां की ग्राम पंचायत ने, और ये कहा कि हम कर्नाटका से जुड़ना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पे सूखा बहुत पड़ता है और महाराष्ट्र गवर्नमेंट उसको टेक केयर नहीं कर पा रही है, तो इसलिए अब उनको और पावर मिल गया इसको क्लेम करने के लिए। तो प्रेजेंट में बेलागावी और जाट तालुक की एक बहस का मुद्दा है। नाउ On December 27, the Maharashtra government retaliated by passing, अब क्या हुआ, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 27 दिसंबर को क्या किया, उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया असेंबली में कि लीगली परस्यू द इंक्लूजन ऑफ 865 मराठी स्पीकिंग विलेजेस, मराठी भाषा बोलने वाले 865 गांवों को फ्रॉम बेलागावी, कारवर, निपानी, बिदार, भालिकियांड
अदर्स इन कर्नाटका इनटू द स्टेट, जो उन्होंने उनको मिलाने के लिए एक रेजोल्यूशन पास कर दिया जिसमें से 865 मराठी बोलने वाले गांव है जिनमें बेलागावी भी है। ये है प्रेजेंट स्टेट। नाउ अब वेयर आर द क्लेम्स ऑफ टू स्टेट? टू स्टेट्स का क्लेम क्या है? द रेजिंग बाउंड्रीज डिस्प्यूट बिटवीन द टू स्टेट्स डेट्स बैक टू द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट अलॉन्ग विद लिंग्विस्टिक लाइन। भाषाई आधार पे बंटवारा उनकी चाहत है जिसकी वजह से बेलागावी, जाट तालुक और ऐसे आसपास के गांव में ये बहस चलती रहती, डिस्प्यूट चलता रहता है कि वो कर्नाटक का हिस्सा बनना चाहते हैं कि मराठी या महाराष्ट्र का हिस्सा बनना चाहते हैं। तो उन्होंने बोला कि द पॉइंट इज दिस कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स स्टेटिंग इट्स ऑब्जेक्शन टू मराठी स्पीकिंग एरिया बीइंग इंक्लूडेड इन कर्नाटका, इट फाइल्ड अ पिटीशन द सुप्रीम कोर्ट स्टेटिंग अ क्लेम ओवर बेलागावी। तो जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है वो बेलागावी पे अपना क्लेम कर रही है जबकि वो कर्नाटका का हिस्सा रहा है। ठीक है, नाउ समझने वाली बात क्या है हम सबके लिए, जिसमें आपका पॉलिटिकल स्टेप पे ना जाते हुए कि ये एक्ट क्या है, जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट क्या है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, और सबसे इंपॉर्टेंटली बात की इस रीऑर्गेनाइजेशन को लेते चलते महाजन कमीशन एक क्रिएट किया गया था, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है उसको समझते हैं। इन 1966 महाराष्ट्र इंसिस्टेंस देन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी established a non-commissioned by a non-commission led by Meher Chand Mahajan, a one-man commission led by Meher Chand Mahajan, which recommended that 264 villages be transferred to Maharashtra. इस कमीशन ने कहा था, महाजन कमीशन ने, कि 264 गांवों को महाराष्ट्र जाना चाहिए, ट्रांसफर कर देना चाहिए, एंड द बेलागावी, जिसको बेलागाम बोलते हैं, एंड 247 विलेजेस रिमेन विद कर्नाटका, और 247 गांवों को कर्नाटका में ही रहना चाहिए। इस कमीशन ने कहा था, महाजन कमीशन की बात हो रही है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। महाराष्ट्र रिजेक्टेड द रिपोर्ट, महाराष्ट्र ने इसको रिजेक्ट किया, while कर्नाटका वेलकम इट। कर्नाटका आर्ग्यूड दैट ईदर द महाजन कमीशन रिपोर्ट शुड बी एक्सेप्टेड फुली और द स्टेटस को मेंटेन। का मतलब होता है कि स्टेटस को एज इज रहे या फिर महाजन कमीशन की रिपोर्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए। जो रीसेंट कंट्रोवर्सी है वो जाट तालुक को जत तालुक को लेकर के है, और ये क्यों हुआ? 2021 में 40 ग्राम पंचायत, मैंने आपको पहले बताया, 40 ग्राम पंचायतों ने ऑफ द ड्रॉट प्रोन जत तालुक पास्ड अ रिजोल्यूशन टू ज्वाइन कर्नाटका। उन्होंने एक रिजोल्यूशन पास किया कि हम कर्नाटका के साथ जाएंगे, स्टेटिंग दैट महाराष्ट्र गवर्नमेंट वाज अनेबल टू प्रोवाइड वाटर टू इट्स पीपल एंड दे वर बीइंग ट्रीटेड अनफेयरली, क्योंकि उनको सही से ट्रीट नहीं किया जा रहा है, उनके पास पानी नहीं है, सूखा पड़ता है इस इलाके में ज्यादा, तो हम कर्नाटका गवर्नमेंट के पास कर्नाटका में मिलना चाहते हैं। This fueled tension between the two states, with Maharashtra Deputy CM Devendra Fadnavis saying that they would not cede even an inch of land of Karnataka. Mr. Bomai then upped the ante by stating that Solapur and Akalko taught to be द पार्ट ऑफ कर्नाटका एज वेल। उसके ऊपर मिस्टर बोमाई ने कहा कि सोलापुर और अकालको भी उसका पार्ट होना चाहिए, बट उन्होंने इससे उनकी जो प्रॉब्लम थी उसको बूस्ट मिल गया। तो महाराष्ट्र कह रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, और कर्नाटका कह रहा है नहीं कि हमारा, क्योंकि ऑब्वियसली महाराष्ट्र के लोगों ने जब ग्राम पंचायत ने रिजोल्यूशन ही पास कर दिया तो ये एक बहस बन गई, और इसके साथ साथ कर्नाटका कह रहा है कि सोलापुर और अकालको पे भी हम अपना क्लेम कर सकते हैं। अदरवाइज आप महाजन कमीशन की रिपोर्ट को मान लीजिए, अदरवाइज स्टेटस को रहेगा। जिस्ट क्या है हम सबके लिए? रेजिंग बाउंड्री डिस्प्यूट बिटवीन टू स्टेट्स बैक टू द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट अलोंग लिंग्विस्टिक लाइन। भाषाई आधार पे दो स्टेट्स का बंटवारा होना चाहिए या फिर महाजन कमीशन की रिपोर्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए। इन 1957, अनहैप्पी विद द डिमार्केशन ऑफ बाउंड्रीज, महाराष्ट्र डिमांडेड रीअलाइनमेंट ऑफ इट्स बॉर्डर विद कर्नाटका। 1957 का जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है उस वक्त वो खुश नहीं थे उसके डिमार्केशन से, तो महाराष्ट्र अपने बॉर्डर को दोबारा से रीअलाइन करना चाहता है। कर्नाटका हैज आर्ग्यूड फॉर द इंक्लूजन ऑफ एरियाज इन कोल्हापुर, सोलापुर एंड सांगली डिस्ट्रिक्ट। कर्नाटका बहस कर रही है कि इंक्लूज मतलब मिलाने के लिए किसे? कोल्हापुर, सोलापुर, सांगली डिस्ट्रिक्ट को, फॉलिंग अंडर महाराष्ट्र इन इट्स टेरिटरी। ठीक है, इन सबको आप मैप में भी देख लीजिए, वहां के जोग्राफिकल रीजन्स को भी जरूर देखिएगा। 1957 का जो एक्ट है उसको देखना है। महाजन कमीशन ने क्या कहा वो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। अ वॉर ऑफ वर्ड्स ब्रोक आउट बिटवीन बीजेपी लीडर्स इन कर्नाटका एंड महाराष्ट्र ओवर द बॉर्डर रो। लास्ट मिनट आफ्टर CM Basavaraj Bommai said the BJP-led government was seriously considering
लेंगे क्लेम ऑन जाट तालुक। ठीक है, तो ये जाट तालुक कौन सी जगह है? यहाँ के आसपास कोई नदी तो नहीं है ऐसी जो सिविल सर्विस से पूछी जा सकती है। तो कोई भी रिवर अगर आपको दिखती हो आसपास, उसको आप बिल्कुल मैप कर लीजिए, इन जगहों को लिख लीजिए। और महाजन कमीशन की जो रिपोर्ट है वो मेंस के एस्पेक्ट से जरूरी है, जो आपके जीएस 2 में एक क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है, जीएस 3 में भी क्वेश्चन बन सकता है, जीएस 1 में भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अब लास्ट आर्टिकल पे चलते हैं, जो चंदा कोचर का केस है, बहुत ही, जिसपे मैंने एक आर्टिकल ऑलरेडी बनाया हुआ है, मैं इसका लिंक शेयर कर दूंगी कि इसमें क्या क्या हुआ है और बेसिक एस्टेब्लिशमेंट क्या है और हमको क्या समझना है। क्योंकि इस केस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इस लोन के पास होने से बैंक की एनपीए में बड़ा इंपैक्ट पड़ सकता था। ठीक है, एनपीए ऑलरेडी इतना बैंकों का बढ़ा हुआ है, इसे हमने भी पढ़ा, और इसके लोन के पास होने से अगर एनपीए इफेक्ट होता तो मिस कोचर क्या कर रही थी, तो इस स्टोरी को समझते हैं। ऑन December 23, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ सीबीआई अरेस्टेड प्राइवेट लेंडर, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन अरेस्टेड प्राइवेट लेंडर आईसीआईसीआई बैंक फॉर्मर मैनेजिंग डायरेक्टर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर चंदा कोचर along with her husband दीपक कोचर उनका नाम है। दिस वाज इन अ case pertaining to fraudulent disbursal of loans amounting of 1875 crore between 9/11 to the Videocon group of companies during her tenure at the helm of private lender. The CBI also arrested Videocon promoter उनकी वेणुगोपाल धूत, उनका अभी उनको अरेस्ट किया गया, सीबीआई ने अरेस्ट किया हुआ है। केस क्या है? मिस कोचर इज अक्यूज्ड ऑफ कंस्पायरिंग विद हर हस्बैंड टू अब्यूज हर पावर्स एट द हेल्म ऑफ द प्राइवेट लेंडर फॉर एक्सटेंडिंग लोन्स टू द वीडियोकॉन ग्रुप। उन्होंने अपने हस्बैंड की बेनिफिट के लिए लोन दिया वीडियोकॉन ग्रुप को। ठीक है, प्राइवेट लेंडर फॉर एक्सटेंडिंग लोन्स टू द वीडियोकॉन ग्रुप। और between June 2009 and October 2011, ICICI Bank had sanctioned 6 high value loans to the varied companies owned by Videocon। ठीक है, अब उनके हस्बैंड का बेनिफिट क्या था कि उनके हस्बैंड की स्टेक थी Videocon ग्रुप में, इस वजह से इसको एक इश्यू क्रिएट किया जा रहा है कि आपने अपने हस्बैंड के बेनिफिट के लिए इतना बड़ा लोन Videocon ग्रुप को दिया। द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस रिजल्टेड इन wrongful loss to private lender. Further, they were in violation of the credit extending policy and where they later deemed to मैंने जैसे बोला Benon performing assets, B, my mistake, deemed to be non-performing assets for the lender। और ये लेंडर मतलब आईसीआईसीआई बैंक के लिए एक एनपीए क्रिएट कर रही थी आप, और फर्दर दे वर वायलेशन ऑफ क्रेडिट एक्सटेंडिंग पॉलिसी, और ये क्रेडिट पॉलिसी का भी वायलेशन था। ठीक है, इसमें बेनिफिट, इस आर्टिकल को आप पूरा पढ़ सकते हैं अपनी अवेयरनेस के लिए। हमको क्या समझना है कि क्वेश्चन क्या क्रिएट हो सकता है मेंस में। ऐसा एक क्वेश्चन पहले भी आया है जिसमें आपका हर्षद मेहता केस को पूछा गया था मेंस में। तो आईसीआईसीआई चंदा कोचर केस, हाउ इज गोइंग टू इम्पैक्ट बैंक एनपीए डायरेक्टली एंड हाउ इट इज अ वायलेशन ऑफ क्रेडिट पॉलिसी, ये क्वेश्चन मेंस में क्रिएट हो सकता है। क्योंकि आपका मैंने बोला कि पहले भी ऐसे क्वेश्चंस, क्योंकि एनपीए इन्वॉल्व हो गया है, आरबीआई गाइडलाइंस इसमें इन्वॉल्व हो गई हैं, इसलिए ये केस इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है, अब समझते हैं कि इसमें हमारा जो इम्प्लीकेशंस क्या है, ब्रॉडर इम्प्लीकेशंस क्या है। रेटिंग एजेंसी फिच स्टेटेड इन अप्रैल 2018 दैट द डेवलपमेंट रेजेस क्वेश्चंस ओवर द बैंक्स गवर्नेंस एंड क्रिएट्स रेपुटेशनल रिस्क। ठीक है, इन अ सेपरेट डेवलपमेंट बैंक द सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, इसको आप समझ लीजिए कि शॉर्ट फॉर्म क्या है, पूछा जा सकता है। इन अ सेपरेट डेवलपमेंट बैंक देन द सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस हैड sought permission from the Ministry of Corporate Affairs to probe ICICI Bank about the 3250 crore line of credit extended to the Videocon group। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने प्रोब किया, इसकी जांच करने के लिए बोला कि जो आईसीआईसीआई ने इतना बड़ा लोन डिसबर्स किया है उसकी क्रेडिट एक्सटेंशन क्या है, उसका क्रेडिट बैकग्राउंड क्या है, किस आधार पे दिया गया। फिच नोट, फिच जो है रेटिंग एजेंसी है, फिच ऐसे ही आईसीआरए एक रेटिंग एजेंसी है, उसका नाम आता होगा, केयर भी एक रेटिंग एजेंसी है और फिच भी एक रेटिंग एजेंसी है। ठीक है, रेटिंग एजेंसी का काम होता है कि जो लोन डिसबर्स किए जाते हैं उसके आधार पर उसके पेमेंट एबिलिटी पे, रीपेमेंट पे किसी कंपनी का रेटिंग वो डिसाइड करते हैं। तो उन्होंने इस पे क्वेश्चन उठाया, रेस क्वेश्चन ओवर द बैंक्स गवर्नेंस, किस आधार पे इतना बड़ा आपने लोन दिया, इसकी बेसिस क्या थे, और वीडियोकॉन को दिया तो उसका आगे डेवलपमेंट एस्पेक्ट क्या था। Fitch's note had added the presence of bank CEO on the credit committee had created doubts over the strength of its corporate governance practices। Corporate governance
आ गया आपका एथिक्स वाला पेपर, राइट? गवर्नेंस की बात हो रही है तो इस पे केस स्टडी बन सकती है, केस स्टडी ऑन गवर्नेंस की। अगर किसी को आप रेटिंग देखे बिना किसी को लोन देते हैं तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस कहाँ चला गया, गवर्नेंस कहाँ फॉलो किया आपने, आपने से अपना बेनिफिट देखा। तो ये हमारा जीएस जीएस पेपर 4 का एक केस स्टडी आ सकती है इस केस के ऊपर। तो हमारा एक नई केस स्टडी हमारे तैयार हो गई। ठीक है, तो अभी के लिए डेवलपमेंट ये है कि आपको इसका एनपी जो क्वेश्चन हम सबको क्रिएट कर सकते हैं, सिविल सर्विसेज के लिए मैं बोल रही हूँ कि क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं कि आईसीआईसीआई का रोल क्या है एनपीए और क्रेडिट पॉलिसी में, क्योंकि इतना बड़ा लोन डिसबर्स क्यों किया, उसके इम्प्लीकेशंस क्या थे, उसके बैकग्राउंड क्या था, लोन क्यों दिया, आप उसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। लेकिन आपको रेफरेंस सिर्फ उतना लेना है कि इससे इससे बैंकिंग इंडस्ट्री में जो बड़ा एनपीए क्रिएट होता है उसमें क्या रोल है इस केस का। एंड नंबर 2 की गवर्नेंस की बात हो रही है तो जीएस पेपर 4 जो गवर्नेंस से कनेक्टेड है उसमें भी केस स्टडी क्रिएट हो सकती है इसके आसपास। तो ये थे आप आज के हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। आप आई होप कि आपको ये समझ में आए होंगे और ये आर्टिकल आपकी जो हिंदू की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। इसके साथ साथ अगर आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करते हैं तो मैं आपको ये आर्टिकल वहां पे शेयर कर सकती हूँ जो हाईलाइटेड एरियाज है उनके साथ। और इफ यू अगेन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, क्योंकि आने वाले साल से 2023 के स्टार्टिंग से मैं हिंदू की एनालिसिस लेकर के भी आऊंगी जिसमें मैं हर टॉपिक को डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगी जो आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करेगा।